ऑल राइट, तो साल खत्म होने को आ रहा है, लेकिन इस साल के करंट अफेयर्स में से एमसीक्यूज तो खत्म होने को नहीं आने वाले हैं, बिकॉज हम स्लीपी क्लासेस से आपके साथ एक सीरीज चला रहे हैं, वो है रीकैप सीरीज, जहां पे हम सब्जेक्ट वाइज 25 एमसीक्यूज ईच एवरी डे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज है बारी इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो 25 वो सवाल जो कि इस साल के करंट अफेयर्स में से इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको अच्छे लगे तो हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, 25 और सवाल लेके आते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज। लेकिन मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है 25 में से। ऑलराइट, तो 25 में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं वो आपने बताने हैं। अगर आपके 13 सवाल सही हैं तो 13 ऑन 25, 14 सही है तो 14 ऑन 25। आप ये भी बता सकते हैं करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन पे सबका, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबका कमेंट जरूर आ जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल के टूवर्ड्स। तो पहला सवाल नजर मारे, मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा आंसर पे आऊंगा। यूएनएससी की बात हो रही है, रेफरेंस टू यूएनएससी। मैंने आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, दो चीजें आपने देखनी है, एक तो करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ऊपर से क्वेश्चन देखना है कि किसके बारे पूछा है, उसके बाद आपने आंसर करना है। तो यूएनएससी की बात हो रही है, आपने स्टेटमेंट्स कंसिडर कर ली है, यहां पे पॉज कर लो, पॉज करके देखो क्या सही लग रहा है, आगे मत भागो, पॉज कर लो। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 3। ऑलराइट, तो देखिए स्टेटमेंट 1 में, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। देखो यूएनएससी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट है, वो हमको पता है। जो 10 हैं नॉन परमानेंट, वो यूएनजीए के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं 2 साल के पीरियड के लिए, नॉट 5 साल के लिए, नॉट 5 साल के लिए। इलेक्शंस फॉलो करते हैं रीजनल ग्रुपिंग्स को, फॉर एग्जांपल अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, ताकि ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जाए। Members they are not eligible for immediate re-election after completing the term of 2 years. इंडिया का जो लास्ट नॉन परमानेंट मेंबरशिप था वो 2021 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक था। तो स्टेटमेंट 1 सही है। प्रेसिडेंसी यूएनएससी की जो है वो हर 6 महीने के बाद रोटेट करती है, वो हर महीने के बाद रोटेट करती है, बेग योर पार्डन, नॉट आफ्टर 6 मंथ्स। और रोटेशन जो है अल्फाबेटिकल है, विच इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश नेम्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर जनवरी 2025 में फ्रांस के पास है तो फरवरी 2025 में देन ABCDEFG देन गैबॉन के पास है। तो इस करके स्टेटमेंट 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है, बिकॉज स्टेटमेंट 2 में यहाँ पे कहा गया था कि 6 महीने के बाद प्रेसिडेंसी रोटेट करती है, नहीं, 1 महीने के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3, 5 ही परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील की बात हो रही है, और आपको यहां पे करेक्ट बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ABCD, यहां पे आपको करेक्ट बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, पॉज कर लो, यहां पे पॉज कर लो, पॉज करके ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन आपने पहले भी जरूर पढ़ा होगा, पहले जरूर देखा होगा। ये रीकैप क्वेश्चंस हैं, मैंने प्रीमिक्स में भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछता रहता था, और भी जो हमारे टेस्ट होते हैं वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस आप देखते होंगे। सो इस करके अपने दिमाग पे जोर डालो, क्या आंसर होगा। तो आंसर इज ऑप्शन ए, 1, 2 और 5। सो ये ऑब्वियसली इंडिया चाइना के बीच में ही था। ये जो पंचशील प्रिंसिपल्स थे ये इंडिया चाइना के बीच में 1954 में साइन करे गए थे, ठीक है। और ये था इन कंटेक्स्ट ऑफ अग्रीमेंट ऑफ तिब्बत, बिकॉज तिब्बत को एनेक्स किया था चाइना ने। बहुत सारे तिब्बतन्स थे, दलाई लामा एग्जाइल में इंडिया आए थे, तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया चाइना के बीच में टेंशंस थोड़े ज्यादा बढ़ रहे थे, तो इंडिया चाइना के बीच में ये 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील जो है ये साइन करे गए थे। देन प्रिंसिपल्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, ये भी बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंटरनेशनल वाटर्स ये नहीं था, ये जो है ना ये UNCLOS में आता है, ये UNCLOS में आता है, इसका पंचशील से लेना देना नहीं है। डिसआर्मामेंट एंड प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी वाज लेटर एडेड एट द बैंडोंग कॉन्फ्रेंस, वेल ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। और 5वां स्टेटमेंट, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एज वेल एज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये बिल्कुल सही है, ये 5वां बिल्कुल सही है। तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। व्हाई? बिकॉज ये जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का जो कंसेप्ट है ये UNCLOS में आया था। डिसआर्मामेंट और डेमोक्रेसी प्रमोशन दे वर एडेड एट बैंडोंग एज पंचशील एक्सटेंशंस, तो स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। ऑलराइट, बैंडोंग कॉन्फ्रेंस ने 10 प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करे थे व्हिच वाज इंस्पायर्ड बाय द UN चार्टर। सो बैंडोंग डिड नॉट ऐड डिसआर्मामेंट और डेमोक्रेसी प्रमोशन एज एक्सटेंशंस ऑफ पंचशील, ठीक है। और स्टेटमेंट 5 आपका बिल्कुल सही है, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स का पार्ट है। अगला सवाल बहुत इजी है, तियानजिन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, बताओ। वेरी सिंपल, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस साल 2025 में जो SCO का मीटिंग हुआ है तियानजिन में हुआ है।
और अगेन इस त्यानजन डिक्लेरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इस डिक्लेरेशन में कंडेम करा है पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ था अप्रैल 2025 में, उस आतंकी हमले को कंडेम करा है। ऑल्सो ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस चाइना ने थोड़ा डिप्लोमेटिकली प्ले किया कि जो पाकिस्तान में भी जो जाफर एक्सप्रेस सॉरी नॉट मीर जाफर बट जो जाफर एक्सप्रेस का वो जो हाईजैक हुआ था, हॉस्टेज हुआ था, अटैक हुआ था, उसको भी कंडेम किया गया था। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि वी वर सक्सेसफुल इन मोबिलाइजिंग द एससीओ टू कंडेम द आतंकी हमला इन पहलगाम। देन अगला क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द ईएफएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। क्विक होना है, ये रीकैप सीरीज है, यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं करने वाला मैं कि हर एक क्वेश्चन को पढ़ूं, हर एक लाइन को पढ़ूं। क्विक, बी क्विक, ये रीकैप सीरीज है। ऑलराइट, recap series में we have to be very quick, we have to be very spontaneous, no spoon feeding. I do not do any spoon feeding, let me tell you. I believe in raising the bar. I believe in raising the bar of the students, not doing spoon feeding and making them so much dependent. All right, so I don't believe in that. So please be very quick, be very spontaneous. Extended fund facility, consider the following statements. 3 statements आपके पास हैं, जिसमें से तीसरा स्टेटमेंट तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि गलत ही है भैया। वर्ल्ड बैंक के द्वारा तो ईएफएफ होता नहीं है, अगर आपने पाकिस्तान और आईएमएफ के रिश्ते को समझा हो। अब बताओ इसमें से बचा क्या? इसमें से आपका थर्ड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है और आपको करेक्ट पूछी गई है, तो ये तो आपकी कैंसिल ही होगी। तो बचा क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बचा। देखो थर्ड स्टेटमेंट आपको ये कह रहा था कि प्रोग्राम इज ऑपरेटेड बाय वर्ल्ड बैंक, जो कि सरासर झूठ है, ये तो सर आईएमएफ के द्वारा है। तो बचा क्या? 1 और 2, क्योंकि आपके पास एलिमिनेट हो गया ना यहाँ पे। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। ये जो ईएफएफ फैसिलिटी है ये क्या करता है? ये असिस्ट करता है कंट्रीज को जो ये सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहे हैं, सीरियस बीओपी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान फेस कर रहा था। पाकिस्तान को भी जो लोन मिला था, बहरहाल ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी, वो भी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के कारण मिला था। तो यानी कि पाकिस्तान सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो फेस कर रहा है बिकॉज स्ट्रक्चरल वीकनेस है उसकी इकोनॉमी में। तो मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि अराउंड द वर्ल्ड जिनका बीओपी प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, तो वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत उनको लोन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इवन श्रीलंका को भी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत लोन मिला था। और असिस्टेंस अंडर दिस फैसिलिटी इज एक्सटेंडेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन 3 to 4 years। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, यहाँ पे सोल्यूशन में आप पढ़ सकते हैं 1974 में ये फैसिलिटी क्रिएट करी गई थी। तो पाकिस्तान, श्रीलंका, अर्जेंटीना, इन सब ने इस फैसिलिटी का फायदा उठाया है। ये शॉर्ट टर्म शॉक के लिए नहीं है, मतलब ये शॉर्ट टर्म फैसिलिटी नहीं है। 3 से 4 साल का आपको टाइम दिया जाता है, 3 साल एक्सटेंड हो सकता है 4 साल के लिए, यानी कि इतना टाइम है कि आप पैसे वापस आईएमएफ को लौटा सकते हैं। और ये आईएमएफ के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं। चलिए 5वें सवाल के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू एवोल्यूशन ऑफ नेपाल्स पॉलिटिकल सिस्टम। नेपाल में भूकंप आया, भूकंप इन द सेंस जो वहां पे अभी हमने देखा कि जो डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए जो जेन जी प्रोटेस्ट हुआ, उस भूकंप की बात कर रहा हूं। तो नेपाल के बारे में यहाँ पे एक सवाल पूछना बहुत लाजमी है। 2 आपसे स्टेटमेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं, आपको इनकरेक्ट बताना है भैया, आपको इनकरेक्ट बताना है। मोनार्की वाज फॉर्मली अबॉलिश्ड इन 2008 व्हेन नेपाल वाज डिक्लेयर्ड एज द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दूसरा स्टेटमेंट, भूटान की तरह नेपाल कंटिन्यूज टू रिकॉग्नाइज द मोनार्क एज द हेड ऑफ द स्टेट अंडर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2015। कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बिकॉज इन दोनों में से कोई एक इनकरेक्ट तो होगा, बिकॉज अगर पहला करेक्ट है तो सेकंड इनकरेक्ट होगा, और अगर पहला इनकरेक्ट है तो सेकंड करेक्ट होगा। सीधी सी बात है, बिकॉज एक में कह रहे हैं कि मोनार्की को अबॉलिश कर दिया, दूसरे में कह रहे हैं कि अभी भी हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मोनार्की को। तो मई 2008 में पहला जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था दैट वोटेड टू अबॉलिश द मोनार्की। और अभी क्या हो रहा है? अभी नेपाल में फिर से राजा को वापस बुलाने की बात हो रही है कि फिर से राजा को लेके आओ, फिर से अपने प्रिय राजा को लेके आओ, फिर से मोनार्की को वापस रिस्टोर करने की बात हो रही है नेपाल में। तो मई 2008 में ये हुआ था, नेपाल बिकेम अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड अनलाइक भूटान, भूटान में किंग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। नेपाल नो लॉन्गर हैज अ किंग अंडर द 2015 कॉन्स्टिट्यूशन, द हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। चलिए अगले सवाल के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द IAEA। मेरा दिल ना तोड़ो, यही बात तो ईरान ने बोली इस साल 2025 में अमेरिका को और इजराइल को। IAEA बताइए, बहुत हुआ कॉमेडी, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट पूछा है। 5 स्टेटमेंट्स है भैया, 5 स्टेटमेंट्स है। ये स्टेटमेंट तो झूठ है भैया, झूठ झूठ नहीं है स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूएन का। पहला गलत हुआ तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी और सी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बटा 2, 3 या 2, 3, 4।
ऑलराइट, आइए देखते हैं क्या सही आंसर है। 2 3 यानी कि ऑप्शन ए सही है, सेकंड और थर्ड सही है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। IAEA ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने आप के 1957 के स्टैच्यू से स्टैब्लिश करा गया है। ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, जैसे कि WHO है, FAO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं है। इसका एक स्पेशल रिश्ता जरूर है, स्पेशल रिलेशनशिप अग्रीमेंट जरूर है यूएन के साथ, इट इज अ पार्ट ऑफ द यूएन फैमिली, लेकिन ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। देन स्टेटमेंट 2 सही है। IAEA का जो डीजी है वो एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है यूएन को, UNGA को, जहां पे सेफगार्ड्स, इंप्लीमेंटेशन, टेक्निकल कोऑपरेशन के बारे जो भी जानकारी है प्रोवाइड की जाती है। और अंडर द स्टैच्यू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कैन रिपोर्ट सेफगार्ड्स नॉन कंप्लायंस टू द UNSC एंड द UNGA, जो कि IAEA ने किया था ईरान के कॉन्टेक्स्ट में। देन ये ऑपरेट करता है इंटरनेशनल LEU बैंक एट द उल्बा मेटलर्जिकल प्लांट जो कि कजाकिस्तान में है। ऑलराइट, तो आपका जो स्टेटमेंट 3 है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 यहां पे क्या पूछा गया था? स्टेटमेंट 3 पूछा गया था कि IAEA ऑपरेट करता है इंटरनेशनल लो इनरिच्ड यूरेनियम बैंक को, ये बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत है। IAEA का मैंडेट क्या है? वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग। तो ये कंडक्ट करता है इंस्पेक्शन, सेफगार्ड कंक्लूजन को कंक्लूड करता है, और ये रिपोर्ट कर सकता है नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग टू द पॉलिटिकल बॉडीज। हु कैन सैंक्शन? IAEA सैंक्शन नहीं कर सकता, केवल UNSC है जिसके बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस होते हैं, जिसका सैंक्शन की पावर होती है। ऑलराइट, तो जो स्टेटमेंट क्या पूछ रहा था आपको स्टेटमेंट 4 में? स्टेटमेंट 4 पे ये पूछा गया था कि IAEA कैन इंपोज बाइंडिंग सैंक्शंस ऑन स्टेट्स फाउंड व्हिच आर फाउंड नॉन कंप्लायंट विद द सेफगार्ड्स। नहीं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी नहीं कर सकता, UNSC कर सकता है, या इंडिविजुअल स्टेट्स या रीजन्स कर सकते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, वो भी सैंक्शन इंपोज कर सकते हैं। IAEA सैंक्शन इंपोज नहीं कर सकता। एंड स्टेटमेंट 5 की यहां पे बात पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 5 पूछ रहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट कैन बी कंक्लूडेड ओनली विद द NPT स्टेट पार्टीज। तो यहां पे स्टेटमेंट 5 भी इनकरेक्ट है कि IAEA कैन एंड डज एंटर सेफगार्ड अरेंजमेंट्स विद नॉन NPT स्टेट्स एज वेल। ऑलराइट, तो इंडिया ने कंक्लूड करा था एक इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड एग्रीमेंट विद द IAEA और साइन और रैटिफाई किया था एक प्रोटोकॉल व्हिच इज द एडिशनल प्रोटोकॉल टू दैट अग्रीमेंट, टू दैट स्पेशल सेफगार्ड एग्रीमेंट, जब इंडिया को वेवर मिला था NSG के द्वारा। ऑलराइट, बैक इन 2008। अगला सवाल, बागराम एयरबेस, वेरी इजी, वेरी इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन, कहां पे है? यस, अफगानिस्तान में है। ये क्यों न्यूज में था? बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की जो चाहत है, मोहब्बत है कि बागराम एयरबेस को वो वापस लेना चाहते हैं, विच बाय द वे वाज बिल्ट बाय द सोवियट्स। बाय द वे दिस वाज बिल्ट बाय द सोवियट्स। अमेरिका को लगता है कि बागराम बेस के बहुत ही नजदीक में चाइना का न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है, जो कि कितना नजदीक है? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर काफी दूर है। चाइना की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसका नाम क्या है? लोपनूर। कहां पे है ये है जिनजियांग रीजन में, जो ईगर मुस्लिम्स यहां पे रहते हैं। तो अमेरिका जो है बागराम एयरबेस को वापस लेके आना चाहता है, बिकॉज बागराम एयरबेस पे अमेरिका का कंट्रोल था 2001 से 2021 के बीच में। लेकिन जब 2021 में अपना बोरी बिस्तरा बांध के फकीर लोग जब चल पड़े थे, अमेरिका के सिपाही जब चल पड़े थे अफगानिस्तान से, तो ये कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, चाचा जी कह रहे थे कि भैया ये जो एयरबेस था ये हम लेके जाना भूल गए थे, जैसे कि एयरबेस को वो हाथ में पकड़ के लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो देयरफॉर अब ये जो एयरबेस है, अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने बनाया है, जबकि अमेरिका ने नहीं, ये सोवियत यूनियन ने बनाया था बैक इन द 50s। अगला सवाल ILO से संबंधित है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। बताएं, यहां पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? बताएं। अब 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो यहां पे स्टेटमेंट्स ऑप्शन बी 1 और 2 करेक्ट है। ILO एस्टैब्लिश्ड 1919 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है, लीग ऑफ नेशंस का पार्ट है, और ये सबसे पुराना एजेंसी है जो कि लीग ऑफ नेशन से लेके UN सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हुआ गया था। UN का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये भी बिल्कुल सही है। ईच मेंबर स्टेट हैज 4 डेलीगेट्स, 2 गवर्नमेंट, 1 एम्प्लॉयर 1 वर्कर, जो कि इंडिपेंडेंटली वोट करते हैं, बिल्कुल सही है। 2022 में ILO ने रिकॉग्नाइज किया था सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क, ये भी बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी 2 स्टेटमेंट तो सही हैं। ऑलराइट, जो आपका थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। जो CEACR है वो सुपरवाइजरी नॉन जुडिशियल बॉडी है, वो सैंक्शन नहीं कर सकता। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट CEACR है, ये बाइंडिंग ट्रेड सैंक्शंस इंपोज कर सकता है उन मेंबर्स के ऊपर जो कि वायलेट कर रहे हैं रैटिफाइड कन्वेंशंस। नहीं, ये नहीं कर सकता।
ये एक नॉन जुडिशियल बॉडी है, सैंक्शन नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट टेक्निकल सुपरवाइजरी बॉडी है ILO की CEACR, जो कि रिव्यू करता है कि मेंबर स्टेट्स कैसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं ILO के कन्वेंशन को और उसकी रिकमेंडेशन को। ऑलराइट, चलिए बाकी जो इसका एक्सप्लेनेशन है इसको आप PDF में बाद में पढ़ ही सकते हैं। अगले सवाल के टुवर्ड्स पढ़ते हैं। 9वां सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द UNGA। ओके, तो यहां पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो आपने बताना है इसमें से विच अबव द, ये UNGA के रिगार्डिंग है, बताइए विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। पॉज करो। ऑल राइट, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। जनरल असेंबली कैन एडमिट अ स्टेट टू द UN मेंबरशिप बाय 2/3 मेजॉरिटी इवन विदाउट अ सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है कि डिपेंड करता है कि इसको एलिमिनेट कर पाएंगे कि नहीं एलिमिनेट कर पाएंगे, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, गलत स्टेटमेंट है। बिना UNSC की रिकमेंडेशन के UNGA किसी को भी अंदर नहीं लेके आ सकता। तो स्टेटमेंट 2 गलत हुआ, तो विच मीन्स कि आपका ऑप्शन C और D तो एलिमिनेट हो रहे हैं साफ साफ। बचा क्या? ऑप्शन A और B, ऑप्शन A और B बचा। ऑलराइट, तो अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द UN चार्टर, डिसीजंस ऑफ द जनरल असेंबली ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर ऑल मेंबर स्टेट्स, ये बिल्कुल सही है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि अंडर रेजोल्यूशन 377A5 यूनाइटिंग फॉर पीस, जनरल असेंबली मे रेकमेंड कलेक्टिव मेजर्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स जब सिक्योरिटी काउंसिल इज फेलिंग टू एक्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनानिमिटी अमंग इट्स परमानेंट मेंबर्स। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 भी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है। हाँ, 10वां क्वेश्चन है। अगेन वेरी इजी। अल फशर ये कहां पे है? न्यूज में था। कहां पे है? यस, ये सूडान में है। सूडान में कहां पे? दरफूर में है। UN का ये मानना है कि 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं सूडान में इस वक्त डिस्प्लेस हो चुके हैं। और ये दरफूर रीजन फिर से काफी न्यूज में है, फिर से काफी हाईलाइट हो रहा है। ये वही रीजन है जहां पे 2004 में भी जेनोसाइड हुआ था। सिविल वॉर जो सूडान में चल रहा है, यानी कि सूडान की आर्मी और सूडान की पैरामिलिट्री के बीच में जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई के कारण बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। और एल फिशर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है इन दरफूर रीजन, जो कि एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैल नरिशमेंट वहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं एल फिशर दरफूर में है। दरफूर में आपका जो रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं RSF, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस है सूडान की, उनका यहाँ पे कब्जा है, पकड़ है। और खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है, यहाँ पे सूडान की आर्मी का बहुत ज्यादा दबदबा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो दबदबा किसका ज्यादा रहेगा? इन दोनों के बीच में लड़ाई है। अगला सवाल नतूना आइलैंड्स के पर्सपेक्टिव से है। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताने हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। नतूना आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अंडमान सी। ये तो भैया स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, अंडमान सी में नहीं है। और अगर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है तो आपका 1 और 1 ये तीनों एलिमिनेट हो रहे हैं। तो सही क्या? ऑप्शन बी, क्योंकि नतूना आइलैंड्स कहां पे है? साउथ चाइना सी में है। कहां पे है? साउथ चाइना सी में है, बात याद रहे। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। ये जो आइलैंड्स हैं ये इंडोनेशिया के EEZ का पार्ट आता है। और साउथ चाइना सी में, जिसको हम चाइना पीड़ित समाज भी कहते हैं, इस रीजन में दर्जन कंट्रीज हैं जो कि चाइना के साथ अपने सॉवरेनिटी क्लेम्स को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और ये जो स्टेटमेंट 3 है ये भी बिल्कुल सही है। अंडर द UNCLOS के कन्वेंशन, इंडोनेशिया का जो EEZ है अराउंड द नतूना आइलैंड एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। तो देयरफॉर ये साउथ चाइना सी में, जैसे आप जानते ही हैं, चाइना जो अपना दबदबा बना रहा है। ये आप देख सकते हैं जो रेड U शेप्ड लाइन है, ये जो 9 डैश लाइन है जो U शेप में है, ये वो लाइन है जो कि चाइना के द्वारा एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई है। और इस इमेजिनरी लाइन के भीतर चाइना क्लेम करता है कि जितने भी आइलैंड्स हैं, चाहे इनहैबिटेड है चाहे वो हैबिटेड है, वो मेरे हैं, यानी कि चाइना के। तो ये साउथ चाइना सी के भीतर ये जितने भी आइलैंड्स आते हैं, नतूना आइलैंड इंक्लूड करके, चाइना अपना क्लेम इन पे ले करता है। आगे बढ़ते हैं, DRC की बात करते हैं। DRC न्यूज में था बिकॉज ऑफ द फ्रेजाइल सीज फायर डील विच वॉज प्रपोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो DRC दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट है, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रहा है। कंट्री होल्ड सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ कोल्टान, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है बिकॉज मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है। डिस्पाइट इट्स मिनरल वेल्थ, DRC इज अ मेंबर ऑफ द OPEC ड्यू टू इट्स सब्सटैंशियल ऑयल रिजर्व्स। ये सही है कि नहीं सही है? क्या लग रहा है? वेल यस, ये सही नहीं है। स्टेटमेंट 3 गलत है। DRC का OPEC में लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो DRC का है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट जरूर है। और इवन कोल्टान भी यहाँ पे पाया जाता है। 70% दुनिया के कोबाल्ट रिजर्व्स DRC में पाए जाते हैं। कोल्टान
कि लार्ज डिपॉजिट डीआरसी में पाए जाते हैं और डीआरसी के पास ऑयल रिजर्व्स हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लेकिन ये ओपेक का मेंबर नहीं है। अब ये जो ईस्टर्न पार्ट है ना डीआरसी का, जो ईस्टर्न पार्ट है डीआरसी का, मैं यहाँ पे मैप तो नहीं है लेकिन वहां पे कीवू इतूरी, ये जो नॉर्थ कीवू इतूरी रीजन जो आ जाता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ डीआरसी, मैप में देखना एक बार आप खोल के गूगल पे, तो ये जो कोलतान और कोबाल्ट के रिजर्व्स हैं ये वहां पे ईस्टर्न पार्ट ऑफ डीआरसी में पाए जाते हैं। सो सॉरी, यहाँ पे मेरे पास मैप नहीं है, मैं डालना भूल गया हूँ। और जहां तक ओपेक मेंबर कंट्रीज की बात आती है, ये सब कंट्रीज हैं, ये सब कंट्रीज हैं ओपेक में। डीआरसी के पास ऑयल रिजर्व्स हैं लेकिन डीआरसी ओपेक में नहीं है। 13th क्वेश्चन, अफ्रीका से संबंधित वेल्थ ऑफ वेस्ट अफ्रीका, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं घाना, नाइजीरिया और गल्फ ऑफ गिनी के संबंध में, इनमें से कौन से करेक्ट हैं? पॉज करो, देखो कौन से सही हैं, बताओ कौन से सही हैं। तो ऑप्शन सी 1 and 3, घाना इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का। ज्योग्राफी में मिनरल्स एंड रिसोर्सेज में आपने ये बात पढ़ी होगी। And then the Gulf of Guinea, located off the coast of West Africa, this is rich in offshore oil and natural gas reserves. तो ये जो Gulf of Guinea है ये नाइजीरिया के नीचे आ जाता है। नाइजीरिया न्यूज में था इस साल 2025 में, क्यों न्यूज में था मुझे कमेंट में बताओ। बोको हरम का नाम सुना ना, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अफ्रीका के बारे सवाल यूपीएससी बहुत पूछता है भैया प्रीलिम्स में, तो हिसाब लगा लो। तो नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, डीआरसी, अंगोला, जिम्बाब्वे, सूडान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बहुत सारी कंट्रीज हैं अफ्रीका में जो न्यूज में रहती हैं। इसके बारे डिटेल में मैं अपने प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में डिस्कस करूंगा, ज्वाइन कर लेना। शुरू हो गया वैसे हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। ऑलराइट, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। नाइजीरिया के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं लेकिन ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन वेस्ट अफ्रीका नहीं है। घाना के पास ये डिस्टिंक्शन है और घाना टॉप 10 गोल्ड प्रोड्यूसर्स में आता है। तो जो वेस्ट अफ्रीकन रीजन है रिसोर्स रिच रीजन है अफ्रीका का। अफ्रीका को रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट कहते हैं हम, और वही सबसे ज्यादा जो रिसोर्स वेल्थ है अफ्रीका की, वही उसका सबसे बड़ा श्राप भी है, जो उसको रिसोर्स कर्स कहते हैं अफ्रीका का। ऑलराइट, एक्सरसाइज पिच ब्लैक की बात हो रही है। 14th क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको यहां पे क्या बताना है, करेक्ट कौन से हैं, करेक्ट कौन से हैं। तो क्या सही आंसर है इसका सही आंसर है केवल 2, लेकिन कौन से 2 भैया, कौन से 2 करेक्ट हैं ये भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में। तो नेवीज के बीच में नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये एयरफोर्स के बीच में है, लेकिन हाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स के बीच में, नेवीज के बीच में नहीं। और ये एक्सरसाइज कहां होती है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में होती है। एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू प्रैक्टिस ऑफेंसिव काउंटर एयर एंड डिफेंसिव काउंटर एयर कॉम्बैट। पहला जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज था दैट टुक प्लेस इन 1981 बिटवीन डिफरेंट RAAF यूनिट। सो स्टेटमेंट 2 and 3 करेक्ट है। और इसमें सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ पे अगेन एक और यहाँ पे मैं बात पॉइंट करना चाहूंगा कि ये बायलैटरल नहीं है, मल्टीलेटरल है। इंडिया ने 2018 एक्सरसाइज रन फ्रॉम 27 जुलाई टू 17 अगस्त, और इंडिया ने 2018 से इस एक्सरसाइज पिच ब्लैक में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। तो पहली बात, ये दोनों देशों के बीच में बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज नहीं है। दूसरी बात, ये दोनों देशों के बीच में बायलैटरल एरियल एक्सरसाइज भी नहीं है। ये मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इस एरियल एक्सरसाइज में, और इंडियन एयरफोर्स ने 2018 से इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। अगला सवाल कुर्स्क रीजन से संबंधित में है। यूक्रेन रशिया की लड़ाई को अब 4 साल होने वाले हैं, 2026 आ रहा है, 4 साल होने वाले हैं। तो कुर्स्क रीजन बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, क्यों रहा है बताओ मुझे। और विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट क्या सही आंसर है, सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, तो कुर्स्क रीजन कहां पे है, वेस्टर्न रशिया में, और ये यूक्रेन को बॉर्डर करता है टू द साउथ वेस्ट। कुर्स्क रीजन इज होम टू द कुर्स्क मैग्नेटिक एनोमली, जहां पे दुनिया के लार्जेस्ट और रिचेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हब है आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन के लिए फॉर रशिया। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। और बैटल ऑफ कुर्स्क ये एक डिसाइसिव सोवियत विक्ट्री था ओवर नाजी जर्मनी, ऑपरेशन बारबरोसा। याद होगा कि जब जर्मनी ने इन्वेड किया सोवियत यूनियन पे, तो ये जो कुर्स्क की लड़ाई थी, बहुत ऐतिहासिक जीत थी सोवियत के लिए ओवर नाजी जर्मनी। ये डिफीट नहीं था, जीत था। और ये लार्जेस्ट टैंक बैटल था इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और एक बहुत टर्निंग पॉइंट बना ऑन द ईस्टर्न फ्रंट इन फेवर ऑफ द सोवियत यूनियन। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कुर्स्क रीजन आ जाता है। यहाँ पे सुज्जा एक गैस पाइपलाइन है, और यहां पे अटैक किया था यूक्रेन ने। यूक्रेन रशिया के वॉर में यूक्रेन का एक बहुत इफेक्टिव ऑनस्लॉट रहा था इन द कुर्स्क ओब्लास्ट रीजन, स्पेसिफिकली टारगेटिंग द सुज्जा गैस पाइपलाइन। न्यूज में था, प्लेसेस इन न्यूज में हमने कवर किया है, आगे भी करेंगे कवर।
यूट्यूब पे करूंगा मैं, प्लेसेस इन न्यूज के लेक्चर को लेके आऊंगा मैं, तो यहां पे आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, साउथ सुदान से संबंधित कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं करेक्ट। मेजर समरपाल तूर बहुत एक हमारे जाबाज सिपाही हैं, उन्होंने साउथ सुदान में सर्व किया था यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत। उनके कई सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं जो कि अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, वो देखना जरूर एक बारी। और उनका जो वहां पे काम रहा था साउथ सुदान में, तो खैर साउथ सुदान न्यूज में भी था 2025 में। तो बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। साउथ सुदान को इंडिपेंडेंस सुदान से मिला 2011 में, ये बात तो सही है। रीवाइटलाइज एग्रीमेंट, रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ सुदान, क्या सही लग रहा है? इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो साउथ सुदान पहले सुदान का ही हिस्सा था, लेकिन साउथ सुदान को आजादी मिली 2011 में। जरा सर, सुदान में मुस्लिम आबादी के लोग रहते हैं और साउथ सुदान में क्रिश्चियंस काफी रहते हैं, लेकिन साउथ सुदान में डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज भी बहुत रहती हैं, प्राइमरली द दिंकार्स एंड द नुवेर्स। ये 2 कम्युनिटीज हैं जो कि साउथ सुदान में रहती हैं। और साउथ सुदान को जो आजादी मिली 2011 में, कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट 2005 में साइन किया था सुदान और साउथ सुदान के बीच में। तो स्टेटमेंट 1 सही है। अब जो 2018 में अब साउथ सुदान को आजादी मिल गई, लेकिन विद इन साउथ सुदान इंटरनली बहुत सारा पॉलिटिकल टर्मोइल है, केओस है, बिकॉज ऑफ द एथनिक and the tribal conflict primarily between the Dinkar community and the Nuer community। तो 2018 का जो रिवाइटलाइज पीस एग्रीमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है। इसने स्टैब्लिश करा था ट्रांजिशनल गवर्नमेंट विद कीर एज द प्रेसिडेंट एंड मशार एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। ऑलराइट, तो इनमें से एक दिनकर कम्युनिटी में से है, एक जो है वो दूसरे न्यूएर कम्युनिटी में से है। और जो यूएन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स है फॉर एबी जो है सुदान और साउथ सुदान के बिल्कुल बॉर्डर पे लाया करता है। यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ऑलराइट, तो यहां पे एक यूएन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय किया है। ये अभी भी वो रीजन है जो कि डिस्प्यूटेड रीजन है सुदान और साउथ सुदान के बीच में। व्हाई? बिकॉज यहां पे दोनों कंट्रीज इस रीजन को कंट्रोल करना चाहती है, बिकॉज यहां पे तेल के कुएं पाए जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन अगेन डीआरसी से। तो आप देख रहे हैं कि अफ्रीका से रिलेटेड मैं काफी क्वेश्चन यहां पे डाल रहा हूं। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताने हैं, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ लिया? सही स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही। तो M23 रिबेल ग्रुप, ये मार्च 23, 2009 में एक पीस एग्रीमेंट हुआ था, तो वहां से नाम आता है M23 रिबेल ग्रुप। दिस वाज फॉर्म्ड बाय द फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द CNDP, जो कि एक रिबेल ग्रुप था जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्गो में ऑपरेट कर रहा है, जिसको जो हुथू बैक गवर्नमेंट, तो 2 तरह के ट्राइब्स आते हैं, मैं इसको अगेन प्लेसेस इन न्यूज में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो एक तो होती है तुत्सीस और एक है हुतूस। अब आपको पता है कि रवांडा में जेनोसाइड हुआ था 1994 में, जहां पे लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे, और उसमें से लगभग 8 लाख जो लोग थे जो मारे गए थे वो तुत्सी कम्युनिटी के थे, और लगभग 2 लाख जो थे वो हुतू कम्युनिटी के थे। तो अब क्या है कि वहां पे जो रवांडा की सरकार जो है वहां पे जो हुथू कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट कर रही है, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ DRC में हुथू जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया दी M23 रिबेल ग्रुप। अब इनके और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सरकार के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो ये 2 क्लैंस हैं, तुत्सीज एंड हुतूस, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बड़ा पुराना चलता आ रहा है। और एक बात बोलूं, जैसे हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स यहाँ पे इंडिया में, साउथ एशिया में, चलो टचवुड ना ही हो, लेकिन अफ्रीका में ना हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन से ज्यादा ना वहां पे ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जो एथनिक डाइवर्सिटी है और जो ट्राइबल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा ह्यूमंगस है, बहुत ज्यादा विविधता है वहां पे आती है अफ्रीका में, जो ट्राइबल डाइवर्सिटी की बात करें। सो देयरफॉर इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो स्टेटमेंट 1 सही है M23 रिबेल ग्रुप के कंटेक्स्ट में। देन लुसाका सीजफायर एग्रीमेंट, ये 1999 में साइन करा था, एंडेड द सेकेंड कॉन्गो वॉर एंड लेड टू द क्रिएशन ऑफ द UN ऑर्गेनाइजेशन मिशन इन कॉन्गो। तो MONUC, this was later replaced by the MONUSCO in 2010 with a broader mandate. And Lusaka ceasefire agreement was signed in Lusaka, which is in Zambia. And this was signed by these countries: DRC, Rwanda, Uganda, Angola, Zimbabwe, Namibia. Alright, statement 3 भी सही है. The Force Intervention Brigade, established in 2013, is the only UN peacekeeping unit with an offensive mandate to engage and neutralize armed groups like the M23. इसके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा। हमारे जो आगे यूट्यूब के इनिशिएटिव्स आएंगे, फ्री इनिशिएटिव्स में हम प्लेसेस इन न्यूज़ वगैरह की बात करेंगे। जो जो टॉपिक्स के बारे में आप चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, कंसिडरिंग कि आप ये 30th मिनट ऑफ वीडियो तक बैठे हुए हो और देख रहे हो।
अगला सवाल, विद रेफरेंस टू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन सुदान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बताइए। स्टेटमेंट 1 तो सही है कि भैया ये स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल सुदान की आर्मी और रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में है, जो कि पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही है। Origins of the RSF can be traced to the Janjaweed militia, जो दरफूर कॉन्फ्लिक्ट 2004 में होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। UN and African Union they have imposed direct sanctions on Sudan's military leadership since the outbreak of the recent conflict। अब आपको ये पता लगाना है कि सही है कि नहीं। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट 3 है वो इनकरेक्ट है। यूएस और यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन इंपोज करे हैं सुदान की आर्मी के ऊपर, लेकिन यूएन और अफ्रीकन यूनियन ने कोई डायरेक्टली सैंक्शन इंपोज नहीं करे हैं सुदान की लीडरशिप के ऊपर, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को, लड़ाई को कंडेम जरूर करा है। देन अगला क्वेश्चन अगेन अफ्रीका से संबंधित है। विद रेफरेंस टू द तिग्रे रीजन क्राइसिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब तिग्रे क्राइसिस हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों से अनफोल्डिंग है, फिर से तिग्रे में हम देख रहे हैं इंस्टेबिलिटी। 2024-25 में भी इंस्टेबिलिटी देखने को मिली है। 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना इनमें से कौन से करेक्ट है। TPLF which led to the conflict against the Ethiopian federal government was the dominant political force in Ethiopia, ये बिल्कुल सही है। The conflict began when the Ethiopian government accused the TPLF of attacking a federal military base in Tigray in 2020, ये भी बिल्कुल सही है। African Union brokered the Pretoria Peace Agreement in 2022, ये फैक्चुअल बात है, देखनी पड़ेगी सही है कि नहीं, लेकिन 1 और 2 सही लग रहा है। Eritrea which shares a border with Tigray region maintained strict neutrality throughout the conflict, नहीं, स्टेटमेंट 4 गलत है। एरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में लगभग 30 साल की लड़ाई थी, और मजे की बात बताऊं, मजे की बात यह है कि इथियोपिया की आर्मी और एरिट्रिया की आर्मी दोनों भाई मिलके तिग्रे रीजन, तिग्रे जो कि इथियोपिया का ही एक पार्ट है, एक एल शेप्ड रीजन है, इन्वर्टेड एल शेप्ड रीजन है, तो ये दोनों एरिट्रिया और इथियोपिया मिलके तिग्रे के जो फाइटर्स हैं फ्रॉम द तिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और मजे की बात यह कि इथियोपिया और एरिट्रिया दोनों के बीच में लगभग 30-35 साल की लड़ाई चलते आ रही थी। तो स्टेटमेंट 4 यहां पे गलत है, एंड केवल यहां पे हमको क्या लग रहा है सही, 1 2 एंड 3, यानी कि पहले 3 स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। पहला 2 तो आपको मैंने बोल दिया था सही है, जो तीसरा था वो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट था जिसके बारे हमको वेरीफाई करना पड़ता है। लेकिन हमको ये पता लग गया कि 1 एंड 2 सही है, और हमको ये भी पता लग गया कि 4 गलत है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो अब 4 गलत है तो भैया ऑप्शन सी एलिमिनेट होता है, 1 एंड 2 सही है तो यानी कि ऑप्शन ए या डी में से कोई एक होगा, यानी कि यहां तक हम पहुंच गए कि एलिमिनेट करने में 50-50 करने में इतने हम सक्षम हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैप, इरिट्रिया इथियोपिया, ये जो है आपका इन्वर्टेड एल शेप रीजन जो है, ये आपका तिग्रे रीजन है, बहुत डोमिनेंट रीजन है, यानी कि पूरे के पूरे इथियोपिया में जो कहर था वो टीपीएलएफ का था, तिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट पॉलिटिकल पार्टी का था। और इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद आबे, उनको भी खड़ा करने में, लेके आने में तिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट का बहुत बड़ा हाथ था। तो अब मोहम्मद आबे ने वापस, जब से आबी अहमद जब से वापस बने हैं, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने इथियोपिया के, उन्होंने एक चीज करी है कि इथियोपिया को सेंट्रलाइज कर लिया। नहीं तो पहले ना इथियोपिया बहुत डिसेंट्रलाइज थी, बहुत ज्यादा एक लूज फेडरेशन थी, लेकिन अब इथियोपिया को फिर से एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दी है बाय आबी अहमद। और ये पहले क्या था, जो टीपीएलएफ था, ऑल्दो इथियोपिया एक बहुत लूज फेडरेशन था, लेकिन टीपीएलएफ डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी इन इथियोपिया। ओके, सेकंड 20th क्वेश्चन अगेन अफ्रीका से संबंधित है। तो अफ्रीका से संबंधित काफी क्वेश्चंस आपने आज के इस एमसीक्यू सीरीज में देखे हैं। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोर्ट बर्बरा। और एक और बात बोलूं, अफ्रीका को जितना होलिस्टिकली कुबेर सर कवर करते हैं, यानी कि मैं कवर करता हूं प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में, यूट्यूब में कोई भी नहीं करता है, तो इस बात की गारंटी आप ले सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने आप भी बता सकते हैं, अगर आप हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स का हिस्सा रहे हैं या यूट्यूब के फ्री वीडियोस देखे हैं। प्लेसेस इन न्यूज में से अफ्रीका को बहुत होलिस्टिकली मैंने 2023, 24, 25 तीनों सालों में किया, और 26 में भी करूंगा। ओके, पोर्ट बर्बरा इज लोकेटेड इन सोमालिया एंड इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट फॉर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सही है। द पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड, ये भी बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, ये अग्रीमेंट हुआ था, इथियोपिया को एक्सेस मिला था पोर्ट बर्बरा का, लेकिन बदले में सोमालीलैंड, तो सोमालीलैंड एक ब्रेकअवे फैक्शन है विद इन सोमालिया, सोमालिया ओपन्स अप टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और इथियोपिया को एक्सेस मिला टू द पोर्ट ऑफ बर्बरा, बिकॉज इथियोपिया के पास टुवर्ड्स द रेड सी कोई एक्सेस नहीं है, लैंडलॉक्ड है। एंड देयरफॉर बदले में सोमालीलैंड ने कहा कि देखो मैं एक ब्रेकअवे रीजन हूं सोमालिया का, मेरी आपको इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बदले में पोर्ट बर्बरा का एक्सेस आपको देने को मैं तैयार हूं। ठीक है, तो इसमें सेकंड, ओके सॉरी, सो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने करेक्ट बोला था, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बिकॉज जो पोर्ट बर्बरा है सोमालीलैंड में है, सोमालिया में नहीं है, बिकॉज सोमालीलैंड एक ब्रेकअवे रीजन है विद इन सोमालिया। तो स्टेटमेंट 1 मैंने सही बोल दिया, लेकिन सही नहीं है, स्टेटमेंट 2 एंड 3 सही है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं, पोर्ट बर्बरा सोमालीलैंड में है।
अब सोमाली लैंड एक ब्रेकअवे रीजन है, लेकिन सोमाली लैंड की इंडिपेंडेंस को दुनिया भर में रिकॉग्नाइज नहीं करा गया है, और ये सोमालिया है, आप देख सकते हैं। तो सोमालिया ओपन्स अप टू द इंडियन ओशन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको पता है सीड एक एक्रोनिम है। सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूटी, इथियोपिया, ये कंट्रीज आती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अब आप देख सकते हैं कि जो इथियोपिया है लैंडलॉक्ड है, यानी कि इथियोपिया, इसके पास कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है टुवर्ड्स द रेड सी, बिकॉज इथियोपिया के ऊपर यहाँ पे इरिट्रिया आ जाता है, और इरिट्रिया किसी टाइम पे तो इथियोपिया का ही पार्ट था, लेकिन बाद में इरिट्रिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। एंड देयरफॉर अभी इथियोपिया को सोमाली लैंड से जो पोर्ट बर्बरा का एक्सेस मिल रहा है, उसके चलते इथियोपिया को रेड सी का एक्सेस मिलेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। ब्रह्मोस मिसाइल के कॉन्टेक्स्ट में कंसीडर द फॉलोइंग। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जॉइंटली बाय इंडिया रशिया, बिल्कुल करेक्ट है। कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम लैंड, सी एंड एयर, ये भी करेक्ट है। मिसाइल फॉलोज अ बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी एंड इज प्राइमरी डिजाइन फॉर लॉन्ग रेंज, नहीं भैया, स्टेटमेंट 3 तो इनकरेक्ट है। इंटरकॉन्टिनेंटल तो है ही नहीं, इसमें तो रेंज वैसे भी 500, 600, 800 किलोमीटर, चलो वैसे तो 290, 300 किलोमीटर की रेंज हम एक्सपोर्ट वेरिएंट में बना रहे हैं, लेकिन इसकी रेंज इतनी इंटरकॉन्टिनेंटल तो हो गया 3000, 4000, वो तो है नहीं है। तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है तो बी और डी कट जाता है, तो बचा क्या, ए और सी। अब हमको पता है कि ऑप्शन जो ए में 1 और 2 बता रहा है, 1 तो सही है क्योंकि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो सी 2 और 4 गलत होगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, 1 और 2। ऑलराइट, 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है। ब्रह्मोस एक क्रूज, बैलिस्टिक नहीं, क्रूज लो ऑल्टीट्यूड टेरेन हगिंग, यानी कि बैलिस्टिक होता है ऐसे, क्रूज होता है ऐसे, ठीक है। तो एक क्रूज जो है, जो इसका जो ब्रह्मोस का जो तरीका है, लो ऑल्टीट्यूड टेरेन हगिंग तरीका है इसका जो ट्राजेक्टरी है। और स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है, बिकॉज मिसाइल यूज करता है सॉलिड फ्यूल फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड फ्यूल रामजेट, नॉट प्योरली लिक्विड फ्यूल बट लिक्विड फ्यूल रामजेट एज द सेकंड इंजन। और ब्रह्मोस काफी न्यूज में था ऑपरेशन सिंदूर के चलते, जिसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, देन तेजास, तेजास भी न्यूज में था दोस्तों, तेजास अभी न्यूज में था बिकॉज अभी रिसेंटली आपको पता है दुबई में जो एयर एक्सपो शो हुआ था, डिफेंस एक्सपो में, तेजास जो हमारा फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसका क्रैश हुआ था। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो विंग कमांडर सियाल, ही लॉस्ट हिज लाइफ, एंड सो एनी हाउ तेजास को लेके बात हुई थी। LCA तेजास 5th जनरेशन ऑल वेदर मल्टी रोल एयर फाइटर एयरक्राफ्ट, वेल हमको पूछा गया इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया, तो हाँ ये इनकरेक्ट है, ये 5वां जनरेशन नहीं है। Only the US F-22, F-35, Russia and China and Japan they have developed operational 5th generation aircraft। इसका सही आंसर क्या है, both are incorrect, दोनों ही इनकरेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट है। तो अभी यूएसए, रशिया और चाइना, जापान नहीं, यूएसए, रशिया और चाइना, इन तीनों कंट्रीज के पास 5वां जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज हैं। इंडिया का जो 5वां जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो कौन सा है, AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि अभी बन रहा है, 10 साल लगेंगे बनने में। जो LCA है ये 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन नहीं है। और ये अगेन जो LCA है न्यूज में था, तेजस जो है वो न्यूज में था। Question 23rd, which of the following military exercise is not performed between India and Mongolia? इंडिया एंड मंगोलिया की बात हो रही है, नॉट परफॉर्म्ड, नोमैडिक एलिफेंट, सॉरी इज परफॉर्म्ड, यहां पे नॉट परफॉर्म नहीं, मैंने शायद यहां पे गलत कर दिया, इज परफॉर्म्ड, यहां पे ये इज परफॉर्म्ड, यहां पे क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लेना, इज परफॉर्म्ड। तो नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में है। एक्साइज खंजर इंडिया किर्गिस्तान के बीच में है। प्रबल दोस्तिक यानी कि स्ट्रांग फ्रेंडशिप इंडिया कजाकिस्तान के बीच में है। ऑलराइट, और जो आपका नोमैडिक एलिफेंट है ये आपका इंडिया मंगोलिया के बीच में है। दस्तलिक इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में है। क्वेश्चन 24, विद रेफरेंस टू डीमिलिटराइज्ड जोन कंसीडर द फॉलोइंग। बताइए, 4 स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट बताना है। ऑलराइट, तो सही आंसर क्या है, 2 और 4। आइए इसको हम पहले समझते हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। डीमिलिटराइज्ड जोन कैन बी एस्टैब्लिश्ड बायलैटरली बिटवीन द पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट, नॉट नेसेसरली अंडर UN। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डीमिलिटराइज्ड जोन है दैट कैन ओनली बी फॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ UN, नो। और ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ, नहीं। दिस इज ओनली बिटवीन द 2 पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट। इट इज नॉट मैंडेटरी कि सारी की सारी जो डीमिलिटराइज्ड जोन है वो UN के फ्रेमवर्क के अंदर आएंगे। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। Statement 2 correct है। Korean DMZ, this was created in 1953 under the Korean Armistice Agreement. This was not a peace treaty, and this remains one of the most militarized borders in the world, despite being the termed demilitarized. Statement 3 incorrect है। Golan Heights DMZ, this was established after the 1949 Israel-Syria Armistice Agreement, not the Camp David Accords, which were between Egypt and Israel, by the way. Statement 4 correct है। Under the Additional Protocol 1, Article 60 of the Geneva Conventions, attacking or reoccupying a demilitarized zone
is prohibited and this can amount to a serious violation or war crime under international humanitarian law. तो जो 38 पैरेलल है ये आपकी डीमिलिटराइज जोन है. 38 पैरेलल एज इन द लैटिट्यूड 38 डिग्रीज पे आता है. तो ये डीमिलिटराइज जोन है, द मोस्ट वेल नोन डीमिलिटराइज जोन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया. लास्ट क्वेश्चन. चलो 40 मिनट में हमने सवाल खत्म कर दिए, 25 सवाल. तो यानी कि एवरेज हमारा 1.5 मिनट पर क्वेश्चन हुआ या शायद उससे भी कम. विद रेफरेंस टू दुरंत लाइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? बताइए. वन एंड 4, सेकेंड और थर्ड गलत है. आइए देखते हैं. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. दुरंत अग्रीमेंट 1893 का, ये क्यों न्यूज में था? बिकॉज अफगानिस्तान पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में, तालिबान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में ये न्यूज में था. तो ये दुरंत अग्रीमेंट 1893 में तब ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में नेगोशिएट किया गया था बाय सर हेनरी मॉर्टिमर दुरंत, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के. तो उनके नाम से आया दुरंत लाइन. और आमिर अब्दुल रहमान खान ऑफ अफगानिस्तान. तो ये लाइन स्ट्रेच करती है 2640 किलोमीटर फ्रॉम द वाहकान कॉरिडोर टू बलूचिस्तान. स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. 1919 में जो एंग्लो अफगान ट्रीटी है, द ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, डिड नॉट एक्सप्लिसिटली रीअफर्म द दुरंत लाइन. इट मेयरली रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंस इन फॉरेन अफेयर्स. और ये बाउंड्री वाज इम्प्लिसिटली एक्सेप्टेड बट नॉट फॉर्मली कोडिफाइड अंडर इंटरनेशनल लॉ. स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है. After 1947, Pakistan claimed the succession rights to the Durand Line as the inheritor of British India treaties, लेकिन अफगानिस्तान ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया और 1949 में यूनिलेटरली डिक्लेयर करा 1893 की दुरंत लाइन वाली ट्रीटी को एज नल एंड वॉइड, रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज द बॉर्डर एंड ये डिस्प्यूट आज तक कंटिन्यूड है. और स्टेटमेंट 4 करेक्ट है. स्टेटमेंट 4 यहां पे क्या कह रहा था कि दुरंत लाइन कंटिन्यूज टू डिवाइड द पश्तून एंड द बलोच एथनिक पॉपुलेशंस. वैसे बलोचिस्तान का मुद्दा वैसे फिर से धुरंधर मूवी के कारण फिर से बलोच लोगों के बारे बात काफ़ी हो रही है. तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था बलोचिस्तान का हमारे स्लीपी क्लासेस के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे. तो जो बलोच है, बलोच लोगों की आबादी केवल पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में भी है और इवन ईरान में भी है. तो ये जो स्टेटमेंट 4 है ये बिल्कुल करेक्ट है. ये जो लाइन है दुरंत लाइन, ये बेसिकली डिवाइड करती है पश्तून ट्राइब्स को बिटवीन द एंड द बलूची ट्राइब्स को, बिकॉज ये जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन है वहाँ पे बलूची लोग भी रहते हैं. तो ये आपकी दुरंत लाइन आप देख सकते हैं. और यहाँ पे आपको जैसे पता है बलूचिस्तान जो कि लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, और ये सीपेक कॉरिडोर भी बलूचिस्तान से ही टर्मिनेट होता है. तो यहाँ पे दुरंत लाइन जो है ये बलूची और पश्तून लोगों के बीच की जो ट्राइबल एरियाज है उनकी आबादी को भी डिमार्केट करता है. चलिए बताइए कितना स्कोर था आपका कमेंट सेक्शन में. मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द. ध्यान रखें अपना, एंड फेस्टिवल सीजन है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो. मौसम ठंड का है, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें और एंजॉय भी करें. मूंगफली रेवड़ी वो भी खाएं, लेकिन साथ के साथ अपना टाइम, क्वालिटी टाइम 5 से 6 घंटे पढ़ाई का भी दें. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू वेरी सून.